92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी ग्रे शेड पार्ट 2। दोस्तों, कल मैंने पलटा था इस कहानी का पहला पन्ना। उस कहानी में आपने सुना कि असगर की अम्मी और पापा के रिश्ते उसके नाना जान से ठीक नहीं थे। इन दिनों जब उनकी बीमारी की खबर आई तब घर में एक अजीब सा माहौल बन गया था। फोटोग्राफी सीख रहे असगर ने अम्मी जान की खातिर नाना जान के पास जाने का मन बनाया और निकल गया हिमाचल प्रदेश के शहर मंडी। अब आगे। मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कालका तक ट्रेन के सफर के बाद सड़क से सफर तय करना था असगर को। मुंबई के किसी भी छोर से निकलो, समंदर में कूदने को बेताब नदियां दिख ही जाएंगी और दिख जाएंगी मछुआरों की नावें, उनमें बिछे जाल। असगर जब भी मछुआरों की इन टोलियों को देखता उसका मन करता कि वो जाके उनमें सवार हो जाए। एक बार इन नदियों के रास्ते मुंबई जाने की इच्छा थी उसकी। कभी कभी ख्वाहिशें भी अजीब होती हैं। अभी ट्रेन ने नदी पार की ही होगी कि एक आवाज आई, चाय, गरम चाय। असगर ने गर्दन घुमाई, देखा कि एक 10-11 साल का बच्चा बड़ी सी चाय की केतली लिए ट्रेन के कॉरिडोर में चला आ रहा था। केतली उस बच्चे की टांगों तक आ रही थी। टांगों से उलझती केतली लेके जब वो चाय वाला बच्चा उसके पास आया तो असगर ने एक कप चाय मांगी। गौर से देखा तो बच्चे के घुटनों में केतली की कलौंच लग गई थी। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए एक कप में चाय निकाली और असगर को दे दी। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सुंदर, तुतलाते हुए उसने नाम बताया। जब वो चाय वाला बच्चा दूसरे पैसेंजर्स को चाय देने में मशगूल था तो असगर ने अपना कैमरा निकाल लिया। वो क्लिक कर पाता कि श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए पलट गया। खिंच की आवाज गूंज गई। मुस्कुराते हुए चाय के बच्चे की तस्वीर खींच गई थी। हो तो दिखाओ, श्याम सुंदर ने अपनी तोतली बोली में कहा। असगर उस बच्चे की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको खुद पता नहीं था कि तस्वीर कैसी आई है। आखिर ये डिजिटल कैमरा तो था नहीं। असगर ने अपनी लाचारी उस बच्चे से बयां की तो वो मासूमियत से बोला, तुमसे अच्छा कैमरा तो दीदी के पास है, उन्होंने तो फोटो दिखा दिया था। असगर मुस्कुरा दिया। इस सफर में असगर ने दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया था। चाय बेचने वाला श्याम सुंदर पूरे बदन पे तरह तरह के सामान लादे, हाथों में चेन लिए उम्मीद से मुस्कुराता वो नौजवान, और छोटे छोटे खाली पड़े कई रेलवे स्टेशन। सर नीचे झुकाए सिर्फ चमड़े के जूतों से अपने ग्राहकों को पहचानता वो पॉलिश वाला। चमड़े के जूते देखने के बाद ही वो सर उठा के कस्टमर की शक्ल देखता था। असगर को अफसोस हो रहा था कि उसने दुनिया को कभी इस तरह क्यों नहीं देखा। कालका से बस पे बैठते ही वो एक अलग सी दुनिया में आ गया था। घुमाव वाले ऊंचे नीचे रास्ते थे। फोटो लेने के चक्कर में असगर ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठ गया था, पर उसको क्या पता था कि यहां से जितने खूबसूरत दिखते हैं नजारे, उतने डरा देने वाले भी। बस जब भी मोड़ पे मुड़ती तो असगर को लगता कि बस अब गिरे तब गिरे खाई में। वो हर मोड़ पे आंखें बंद कर लेता। आंखें मूंदते खोलते कोई 6 घंटे लगे थे उसको मंडी तक पहुंचने में। ब्रिटिश आर्किटेक्चर की विरासत समेटे हुए हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा इलाका मंडी वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। विक्टोरिया ब्रिज को पार करके शहर से थोड़े अलग जैसे ही असगर की कार मिलिट्री कंटोनमेंट से गुजरी, उसको दूर चढ़ाई पे नाना का घर दिखाई देने लगा। अंग्रेजों के जमाने की एक हट के तरह की कोठी थी। दीवारों पर बरसात के निशान थे और काई थी। भारी भरकम लोहे के गेट के सामने टैक्सी पहुंची तो असगर ने चारों तरफ नजरें घुमा के देखा। पहाड़ की चोटियों से बने घर ऐसे लग रहे थे जैसे मीनार नुमा केक पे किसी ने चेरी और चॉकलेट से सजावट कर दी हो। असगर जब पिछली बार आया था तो इतने घर नहीं बने थे। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। वो इस खूबसूरती को कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। भैया, सामान कहाँ रखना है? टैक्सी वाले ने असगर को टोकते हुए कहा। यहीं रख दो। असगर ने उसको पैसे दिए तो वो टैक्सी वाला अपना कार्ड निकालते हुए बोला,
भैया अगर गाड़ी चाहिए तो फोन कर देना। असगर ने वो कार्ड जेब में रखा और आगे बढ़ गया। सफर करने तक तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक दरवाजे पे पहुंचने से पहले उसका दिल धक धक करने लगा। बाउंड्री के उस पार बहुत कुछ दिख रहा था उसको। गार्डन में अकेली पड़ी बेंत की कुर्सियां और टेबल, बारामदे में लटकता झूला जो हवा के झोंके से आज अपने आप को ही झुला रहा था, और लोहे की छतरी से लटकता बल्ब। असगर को लगा जैसे पूरी दुनिया को छोड़ के वक्त बस यहीं ठहर गया हो, सब कुछ वैसे का वैसा। पर दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। असगर कुछ समझ नहीं पाया। एक बुरा ख्याल उसको घेरने लगा था, या अल्लाह रहम। कि तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जी आप कौन? असगर पलटा तो जुम्मन मियां को यकीन ही नहीं हुआ। बेटा असगर? जी अस्सलाम वालेकुम चाचा। ये ताला? असगर के चेहरे की परेशानी अभी कम नहीं हुई थी। जुम्मन मियां ने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलते हुए बोले, मेरे अलावा घर में कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है, इसलिए जब कहीं बाहर जाता हूं तो ताला लगा देता हूं। जुम्मन मियां को काफी वक्त हो गया था नाना जान के यहां काम करते करते। उनके अपने तो उनको छोड़ के चले गए थे। नाना जान को तो खैर ऐसा ही लगता था। नाना जान की तबीयत कैसी है? असगर ने पूछा। बुढ़ापे में जैसी होती है बस वैसी है। पिछले हफ्ते अचानक हालत बहुत बिगड़ गई थी, सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। डॉक्टर ने क्या कहा? असगर बोला। क्या कहेंगे, दवाइयां टाइम पे खाते नहीं हैं, जिद्दी हो गए एकदम बच्चे की तरह। बस यही कहा कि टाइम पे दवाई और परहेज बहुत जरूरी है। बरामदे में कदम रखते हुए असगर का मन परेशान हो रहा था। न जाने नाना जान कैसे दिखते होंगे अब। एंड ऑफ लिंक 2। हॉल में कदम रखते ही असगर ने गर्दन घुमा के देखा, बहुत ऊंची छत से एक झूमर लटक रहा था। चारों तरफ लकड़ी का फर्नीचर और बीच में बड़ा सा सोफा। आर्मी में जीती हुई शील्ड्स और मेडलों को उन्होंने बहुत सजा के रखा था। असगर ने नाना जान के कमरे में कदम रखा। कदमों की आहट हुई तो नाना जान बोले, जुम्मन आ गए तुम? भाई इतनी देर लगा दी बाजार में? बस जरा देर लग गई, देखिए तो कौन आया है। इतना कह के जुम्मन मियां ने असगर को आगे आने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम। चेहरे को पहचानते हुए नाना जान ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। नाना जान मैं असगर मुंबई से अभी अभी आया हूं, आपकी तबीयत की खबर सुनी तो। नाना जान और मुंबई, ये दो अल्फाज काफी थे असगर की पहचान बताने के लिए। नाना जान ने एक गहरी सांस ली और अपने आप में ही बुदबुदाए, आना होता तो खुद आ जाते, साहबजादे को भेजने की क्या जरूरत थी। फिर असगर की ओर देख के कहा, मैंने तो कोई खबर नहीं की थी, फिक्र मत करो मैं ठीक हूं। इतना कह के नाना जान चुप हो गए, पर उनकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। जुम्मन ने असगर का सामान दूसरे कमरे में रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारी अम्मी जान रहा करती थी। असगर कमरे को देखने लगा। दाईं दीवार पे कुछ तस्वीरें लटक रही थीं। असगर ने गौर से देखा, अपनी अम्मी जान के अलावा और किसी को नहीं पहचान पाया था वो। असगर हंस दिया था। कितनी भोली लग रही थी असगर की अम्मी बचपन की इस तस्वीर में। न जाने क्या हुआ, असगर ने अपना कैमरा निकाला और दीवार पे लटक रही उस तस्वीर की तस्वीर खींच ली। मैं नाश्ता लगा देता हूं, जुम्मन मियां ने कहा। नहीं चाचा, मैं थोड़ा आराम करूंगा, सर थोड़ा चकरा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अभी भी बस में ही सफर कर रहा हूं। इतना कह के असगर बेड पे लेट गया। सफर की थकान तो थी, पर आंखों में नींद कहीं नहीं थी। थोड़ी देर लेटने के बाद असगर ने कमरे की बालकनी का दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उससे टकराया। असगर ने बेड पे पड़े कंबल को उठा के लपेट लिया और बालकनी में खड़ा हो गया। सामने दूर तक फैले पहाड़ और उनके बीच में तैरता कोहरा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों टन लोबान जला के छोड़ दी हो। उसका मन हुआ कि एक तस्वीर निकाल ले, लेकिन वहां से हटने का दिल नहीं हुआ। नाना जान का ये घर कितना खूबसूरत है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं ये वादियां। उसकी आंखें इन वादियों को बहुत देर तक पीती रहीं। असगर खो गया था उन वादियों में। वो सोच रहा था उसने बचपन से लेकर अब तक अपनी गर्मियों की छुट्टियां बेकार कर दी। नाना जान से तल्ख रिश्ते न होते तो और बच्चों की तरह वो भी ननिहाल आता।
ऐसा नहीं था कि असगर घूमा नहीं था, लेकिन और बच्चों की तरह उसके पास अपने ननिहाल के किस्से नहीं थे। अभी वो इन ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि जुम्मन मियां की आवाज कानों में पड़ी। बेटा, वो डॉक्टर साहब आए चेकअप के लिए, कुछ बता रहे हैं, तुम ही समझ लो। असगर बालकनी से निकल के नाना जान के कमरे में आ गया। डॉक्टर ने नाना जान का ब्लड प्रेशर चेक किया और बोला, जी आप इनके, ये मेरे नाना जान है। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, कल कुछ टेस्ट करवा लीजिए, मैं लिखे दे रहा हूं, आगे का ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स आ जाने के बाद ही कर पाऊंगा। अरे रहने दो डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं करना टेस्ट वेस्ट, मैं ठीक हूं, नाना जान ने कहा। तो असगर ने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, आप फिक्र न करें डॉक्टर, मैं ले आऊंगा कल टेस्ट करवाने। असगर ने डॉक्टर साहब का बैग उठाया और बाहर आ गया। अब आपकी नहीं चलेगी कैप्टन साहब, टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब भी बाहर निकल आए। बाहर से नाना जान भले ही गुस्सा हो, लेकिन उन्हें भी अच्छा लग रहा था। रूठने का मजा भी तभी होता है जब कोई मनाने वाला हो। अगली सुबह असगर ने फोन लगा के टैक्सी बुला ली और नाना जान के कमरे में चला गया। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? किसी ने मुझे कपड़े नहीं दिए, नाना जान ने पलटवार करते हुए कहा। कहाँ रखे हैं? नाना जान ने अलमारी की ओर इशारा कर दिया। ये नहीं पहनूंगा, वो पहनूंगा, इसके पैंट का मैच कहाँ है? तमाम नानुकुर के बाद नाना जान ने आखिरकार कपड़े बदले। असगर ने पुरानी सारी रिपोर्ट्स तो साथ में ली ही, साथ में अपना कैमरा भी ले लिया। हाथ पकड़ के नाना जान को टैक्सी में बिठाया। सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल। टैक्सी चल दी। जैसे ही कोई मोड़ आता, असगर नाना जान की बाह पकड़ लेता। इसी तरह नाना जान को थामे थामे अस्पताल आ गया। चेकअप हुआ। रिपोर्ट्स आने में कोई 1 घंटा लगना था। असगर नाना जान के पास बैठा रहा। थोड़ी देर में एक नर्स आई और असगर से बोली, रिपोर्ट्स आ गई होंगी, आप रूम नंबर 2 से कलेक्ट कर लीजिए। असगर रूम नंबर 2 की ओर बढ़ा। अस्पताल में चारों तरफ फिनाइल की महक आ रही थी। उसने रिपोर्ट ली और वापस चल दिया नाना जान के बेड की ओर। कोई 12-15 फुट के फासले से उसने सुना, मेरा नाती है, मेरी तबीयत का सुना तो बंबई से भागा भागा चला आया। नाना जान एक नर्स को बता रहे थे। करता क्या है? नर्स ने पूछा। अभी तो कॉलेज खत्म किया है भाई, मैंने तो आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी, आगे उसकी मर्जी। ये बातें नाना जान ने अपनी ओर से जड़ दी थी। असगर मुस्कुराया। रिश्ते हों तो अधिकार तो आ ही जाता है। असगर ने आज इतने दिनों बाद नाना जान के अंदर के इंसान को देख ही लिया था, जो बाहर से कुछ और भर होने का नाटक भर कर रहा था। वापस आते वक्त असगर मंडी के बाजार को निहार रहा था। छोटी छोटी दुकानें कतार बनाकर ढलान के साथ साथ नीचे तक उतर गई थीं। पहाड़ी बाजार भी कितने एक जैसे होते हैं और उनमें बिकने वाले सामान भी, गर्म कपड़े, शॉल, लकड़ी के फैंसी सामान और रंगीन मोमबत्तियां। पर असगर की निगाहें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। एक फोटो स्टूडियो। बाजार के बीचों बीच उसको एक दिखा तो उसने कहा, भाई जरा गाड़ी साइड लगाना। कुछ खरीदना है तो मेरे कार्ड से आर्मी कैंटीन से खरीद लेना, सस्ता मिलेगा। नाना जान की इस बात पे असगर मुस्कुराया। इन आर्मी वालों को कैंटीन की कितनी आदत हो जाती है ना, यह भी अकड़ दिखाने का एक तरीका है। असगर ने जवाब दिया, अरे ये रील्स डेवलप करानी थी। रील? हाँ नाना जान, वो रास्ते पर जो तस्वीरें खींची उनको देखना है ना। फोटोग्राफी करते हो? जी सीख रहा हूं। नाना जान से 3 दिनों में ये पहली बार ठीक ठाक बातचीत हुई थी। नाना जान ने बाहर नजर दौड़ाई और बोले, ड्राइवर घंटा घर की ओर ले लो, वहां एक पुरानी दुकान है, रील तो वहीं डेवलप हो पाएगी, वरना अब रील रखता कौन है। गाड़ी पार्किंग में लगा के असगर नाना जान के बताए पते की ओर बढ़ गया। साइंस स्टूडियो दिखा तो असगर ने रील्स दिए। दुकानदार ने 2 दिन बाद आने के लिए कहा। असगर वापस गाड़ी की तरफ हो लिया। गाड़ी सड़क के साइड में खड़ी थी और नाना जान खिड़की से झांक रहे थे। उनके चेहरे पे पड़ती रोशनी से उनके दाढ़ी के सफेद बालों का रंग और दूधिया हो गया था। असगर ने नाना जान के इस इमोशन को कैमरे में कैद कर लिया। टैक्सी के अंदर का माहौल अब सुबह के जैसा नहीं था। खलिश पिघलने लगी थी, जिससे रिश्तों की दरारें भरने लगी थीं। रास्ते में नाना जान जहां तहां गाड़ी रुकवा देते और कुछ न कुछ बताने लगते। एक मोड़ पे एक पुरानी सी दिखने वाली दुकान पे गाड़ी रुकवा के नाना जान ने कहा, पहले ये सबसे बड़ी कन्फेक्शनरी हुआ करती थी, स्कूल जाते वक्त तेरी अम्मी को यहां से टॉफी ना दिलवाओ
तो बस हंगामा कर देती थी। असगर ने टीन शेड वाली उस दुकान की तस्वीर खींच ली। फिर नाना जान ने एक साइकिल की दुकान दिखाई, जहां छोटी बड़ी हर साइज की साइकिलें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं और एक जंजीर ने उनको लपेट रखा था। असगर, यहां तुम्हारे मामू जान और अम्मी किराए पे साइकिल लेने आते थे, फिर किराया मुझे को भरना होता था। फिर वो भुट्टे वाला, फिर वो बुढ़िया के बाल वाला, वो गुड़ की पट्टी वाला जो कांच के कंटरों में तरह तरह की गुड़ पट्टी बेचता था। नाना जान ने सब कुछ दिखाया। असगर ने उन कांच के कंटरों को पास जाके देखा। पिघले हुए गुड़ की पट्टी में मूंगफली या चने की दाल चिपकी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे नाना जान के दिमाग में अपने बच्चों की यादें चिपक गई थीं। रस्ते भर नाना जान कुछ न कुछ बताते रहे और असगर उनको अपने हाथों से संभाले सुनता रहा। अपने बच्चों की हर शरारत, हर घटना जस के तस याद थी। घर पहुंचते पहुंचते नाना जान बहुत इमोशनल हो गए थे। नाना जान का मन ठसाठस भर गया था, इतना कि हिलता भी नहीं। उलट दो तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, पर जोर लगा के उंगली भर कुछ खींच दो तो भल भल करके सब बाहर। असगर कुछ देर और यूं ही सहारा देता रहता तो नाना जान रो पड़ते। घर पहुंच के नाना जान ने किसी से कोई बात नहीं की, बस गुमसुम से हो गए। दोपहर को असगर ने दवाई दी तो चुपचाप खा ली। शाम को बरामदे में बैठे जब नाना जान की खामोशी तोड़ने की कई बार कोशिश की तो उसकी हर बात पे या तो मुस्कुरा देते या सर हिला के जवाब दे देते। रात में उनके सो जाने के बाद असगर ने जुम्मन मियां से पूछा, चचा, नाना जान का कुछ समझ नहीं आता, रास्ते भर तो ठीक थे, फिर अचानक से गुमसुम क्यों हो गए? जब भी उन्हें तेरी अम्मी और मामू जान की याद आती है तो वो ऐसे ही खो जाते हैं। मुझे एक बात बताओ चचा, अगर याद आती है तो बात क्यों नहीं करते? अम्मी ने कितनी बार कोशिश की, पर नाना जान के अड़ियल रवैये की वजह से उन्होंने भी दूरी कर ली। जुम्मन मियां ने जलती हुई सिगड़ी के कोयलों में जरा सी लकड़ी मारी तो राख झड़ने से वो फिर से लाल दिखने लगे। गुस्सा भी तो ऐसा ही होता है, वक्त की राख जब भी झड़ती है तो फिर से फूट पड़ता है। उन्होंने असगर से कहा, असगर, तुम्हारी अम्मी जान के शादी कर लेने के बाद से नाना जान ने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। सालों तक वो लोगों से कतराते रहे। मैंने उनको बहुत समझाया पर उनके मन में एक टीस रह गई थी। माना कि तुम्हारी अम्मी जान आई और वो बुरी तरह से पेश आए, पर गर्म प्रेस पे पानी के छींटे मारने से वो ठंडी नहीं होती बेटा, और अकेलेपन ने उनको कभी गम भूलने नहीं दिया। कई बार कोशिशें बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं। असगर ने एक बात सोच ली थी कि कुछ भी करके उसको ये खाई भरनी है। अगले दिन असगर देर से उठा। नाना जान की दवाई का टाइम हो रहा था, सो वो सीधा उनके कमरे में चला गया। असगर को देख के नाना जान ने उसको इशारे से पास बुलाया और सामने रखे एक ट्रंक को खोलने को कहा। लकड़ी का वो ट्रंक जिसके किनारे पे पीतल की नक्काशी थी। उसके खुलते ही कुछ चीजें दिखने लगीं। एक नीले रंग का कपड़े का घोड़ा, एक हाथी, छोटी बड़ी 2 बंदूकें और बच्चों के खेलने के छोटे छोटे रसोई के सामान। नाना जान एक एक को बाहर निकलवाते और असगर को उसके बारे में बताते। ये तुम्हारी अम्मी जान का घोड़ा है, गुड़ियों से नहीं खेलती थी अफरोज। नाना जान ने आज इतने दिनों में पहली बार असगर की अम्मी जान का नाम तक लिया था। वो बोले, और फारूक को ये बंदूकें बहुत पसंद थीं। इन छोटे छोटे बर्तनों में पका हुआ खाना खा के अफरोज दोबारा पकाया करती थी। धीरे धीरे नाना जान उन छोटी छोटी चीजों से घिर गए थे। उन खिलौनों को नाना जान ऐसे सहलाते जैसे वो जिंदा चीज हों। कितने अकेले लग रहे थे वो। असगर पानी पीने के बहाने बाहर आया और चुपके से नाना जान की तस्वीर खींच ली। बिहारी बाबू की एक बात याद आ गई उसको कि अगर किसी के इमोशन कैद करने हो तो उनको पता नहीं लगना चाहिए। पूरे परिवार को फिर से एक साथ देख पाने की उम्मीद उसको फिर से हो आई थी। कोई 1.5 हफ्ते बाद उसकी आंखें एक जानी पहचानी आवाज से खुली। अब्बा, ये उसकी अम्मी जान की आवाज थी और उसके साथ पापा और मामू जान भी थे। वो नाना जान के कमरे के बाहर खड़ी थी। असगर ने देखा कि उनके हाथ में तस्वीरों का वही लिफाफा था जो तस्वीरें उसने खींची थीं। वो गुड़ पट्टी वाला कंटर, जंजीर से बंधी साइकिलें और नीले घोड़े और खिलौने से घिरे नाना जान। सारी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट थीं, लेकिन उनके ग्रे शेड से आज सारे रंग बाहर आ गए थे।
बस इतनी सी थी ये कहानी, कहानी, कहानी।